औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जोइया लॉ एसोसिएशन। राना हमजा मजीद जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट इज़ हियर फॉर योर हेल्प। नहीं जी, हमारा पिछला जो चैप्टर था वो क्लोज हो चुका था। उसमें 26, 27 आखिरी दो सेक्शन थे वो ओमिट हो चुके थे। आज हमने चैप्टर नंबर 3 पावर ऑफ द कोर्ट्स पढ़ना है। 28 सेक्शन से स्टार्ट करना है। 28 सेक्शन से इसको हम स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर सब कुछ डिटेल से आ जाएगा, जो इंशाल्लाह ताला हम उसको मुकम्मल तौर पे ना डिस्कस करेंगे कि आपकी समझ में हर चीज़ आ सके। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी समझ में हर चीज़ ला सकूं। Offences under Pakistan Penal Code subject to the other provision of the code, any offence under the Pakistan Penal Code may be tried। यानी कि offences under Pakistan Penal Code, पाकिस्तान पिनल कोड के अंडर जो offences हैं subject to the other provision of this code, इस कोड से हट के कोई और प्रोविजन होंगी, any offence under the Pakistan Penal Code may be tried। पाकिस्तान पिनल कोड उसको भी ट्राइड कर सकता है, लेकिन किन कंडीशन में, किन सूरत हाल में? by the court of high court, by the court of session, or by any other court by which such offence is shown in the 8th column of the second schedule to be triable। जो ऑफेंस कॉलम नंबर 8 में शो हो रहे होंगे सेकंड शेड्यूल के, उसके तहत। छोटी सी एग्जांपल है इसकी। ए इज़ ट्राइड बाय द सेशन कोर्ट ऑन अ चार्ज ऑफ culpable homicide, he may be convicted of voluntarily causing hurt, an offence triable by a magistrate। यानी इसको मजिस्ट्रेट डील करेगा, ठीक है। स्कोप एंड एप्लीकेशन क्या है इसकी? स्कोप, दिस सेक्शन स्टेट्स जनरली दैट सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द कोड, फॉर एग्जांपल सेक्शन 193 which requires a commitment offences under the penal code are triable by the high court or the session court or by any other courts shown in the 8th column of second schedule। इतनी आपको समझ आ गई होगी कि सेकंड शेड्यूल के 8th कॉलम में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 93 जहां उसकी ज़रूरत हो हाई कोर्ट ट्राइबल कर सकता है अंडर पाकिस्तान पिनल कोड के तहत। फिर उसके बाद आगे कहता है आर द सेशन कोर्ट आर बाई एनी अदर कोर्ट शोन इन द 8th कॉलम ऑफ सेकंड शेड्यूल। 8th कॉलम के सेकंड शेड्यूल में जो लिखा होगा उसके तहत सेशन कोर्ट भी उसको डील कर सकता है। आर सेशन कोर्ट टू ट्राई एवरी ऑफेंस अंडर द पिनल कोड, ये अथॉरिटी है 1985 PCR LJ पेज नंबर 2334। सेक्शन 28 एक और अथॉरिटी आगे, सेक्शन 28 CRPC कन्फर्स जुरिडिक्शन ऑन कोर्ट ऑफ सेशन और ट्राई एनी ऑफेंस अंडर पाकिस्तान पिनल कोड। सेक्शन 28 के तहत मुकम्मल अख्तियारात है सेशन कोर्ट को, वो ऐसे केसेस को डील कर सकता है। ये भी एक अथॉरिटी है 1985 की, ये भी सेम अथॉरिटी है PCR LJ 2334। थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, ये भी एक अथॉरिटी ही है। द jurisdiction of every criminal court to try a particular offence is derived from a statute, either from the statute which creates the courts or from the statute which defines the offence। section 28 together with the schedule provided for the forum of the offences, section 28 together with the sufficient provides for the form and the manner of trial of all offences under the penal code 1968 PCR LJ 682। यानी कि जो शेड्यूल में दिया गया होगा, सेक्शन 28 में दिया गया होगा, उसके तहत ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। इट अपीयर्स टू हिमसेल्फ, ये एक हेडिंग है इसकी एक्सप्लेनेशन की, ये भी एक अथॉरिटी थी। द वर्ड इट अपीयर्स टू हिमसेल्फ यूज्ड इन सेक्शन 346 एंड 47 ऑफ CRPC 1988 शो दैट मजिस्ट्रेट हैज़ फुल डायरेक्शन at any stage of proceeding before him to decide whether or not a case is fit to be sent up to court of session। अथॉरिटी है सेम वाली जो पीछे थी 1985 PCR
.LJ2334, यानी कि मजिस्ट्रेट अगर ये समझता है कि वो केस खुद सुन सकता है तो वो खुद सुनेगा, अगर वो ये समझता है कि ये केस सेशन जज सुनेगा तो वो सेशन जज को केस रेफ़र कर देगा। मजिस्ट्रेट अगली हेडिंग है, ये भी अथॉरिटी थी एक, बल्कि दो अथॉरिटियाँ हैं, 2-3 अथॉरिटियाँ, सारी पढ़ते हैं इंशाल्लाह। मजिस्ट्रेट टू पास स्पीकिंग आर्डर। स्पीकिंग आर्डर का मतलब क्या होता है कि मजिस्ट्रेट ने जो अपनी ज़ुबान से कह देना, दैट इज़ कॉल्ड स्पीकिंग आर्डर। However, the magistrate sending the case must give adequate reason for doing so for an offence which is not exclusively triable by the other court of session. AIR 1945, ALL 340, 1985 PCRLJ 130 ये है। पेज नंबर 2334 है इसका। अगली अथॉरिटी, इट फॉलोज दैट वाइल सेंडिंग अप अ केस टू कोर्ट अ सेशन मजिस्ट्रेट should pass a speaking order. Magistrate is required to examine material placed before him to come to a conclusion whether the case is one which should be sent for trial of the court of the session or whether a case should or ought to be tried by the court of session. अगर मजिस्ट्रेट समझता है कि ये केस सेशन जज के पास जाना चाहिए तो वो मजिस्ट्रेट स्पीकिंग आर्डर के तहत ही सेशन जज को ये केस रेफ़र कर सकता है। एक अथॉरिटी है, ये भी वही सेम वाली PCRLJ 1985, पेज नंबर 2334। एक और अथॉरिटी है, अ केस इज़ नॉट ऑर्डरली ट्राइबल बाई अ सेशन कोर्ट, कैन नॉट बी ट्राइड बाई इट हैज़ नॉट बीन ड्यूली सेंट टू इट। अथॉरिटी है PLD 1969, लाहौर का है, 251 पेज नंबर है। अगर वो केस मजिस्ट्रेट समझता है कि वो खुद सुन सकता है और सेशन जज सुन ही नहीं सकता तो सेशन जज के पास वो केस कभी भी रेफ़र नहीं करेगा। द क्रिमिनल एक और है अथॉरिटी, एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 224 पाकिस्तान पिनल कोड was triable by a magistrate of the first or second class, the session judge would have no jurisdiction to try it without a formal order under section 346 or 347। यानी अगर एक केस जो सुन ही मजिस्ट्रेट फर्स्ट और सेकंड क्लास सुन सकते हैं तो वो सेशन जज के पास अख्तियारात ही नहीं हैं, वो केस 224 सेक्शन के तहत हो और सेक्शन 346 एंड 347 के तहत हो। PLD 1966 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, पेज नंबर 589 है। आगे है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ट्रायल कोर्ट, एडिशन ऑफ ऑफेंसेस। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर prepared his investigation report and submit challan before magistrate first class for trial, but the magistrate while taking cognizable observed that offence under section 367 PPC was made out and he had no jurisdiction to try the same, magistrate sent refer to session judge। अगर 346 347 के तहत कोई केस आता है और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास समझता है कि वो ये नहीं सुन सकता तो वो इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो इसको सेशन जज के पास रेफ़र कर देगा। आगे इसकी एक अथॉरिटी पढ़ लेते हैं। अथॉरिटी है 2012 SCMR पेज नंबर 193 एंड PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट 88 रेफरेंस PLD 2013 लाहौर पेज नंबर 12। हाई कोर्ट सेट असाइड ऑर्डर ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट एज विल एज दैट ऑफ सेशन जज बाई विच केस वाज इंटरेस्टेड टू एडिशनल सेशन जज फॉर ट्रायल। हाई कोर्ट withdrew the case from the court of additional session judge and entrusted the same to magistrate section 30 CRPC for conclusion of trial। petition was allowed in circumstances भी कुछ ऐसे होते हैं और उन सर्कमस्टांसेस के तहत हाई कोर्ट के पास केस गया चला तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये केस मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 का सुन सकता है क्योंकि वो इसको ट्रायबल कर सकता है, वो इसका मुकम्मल ट्रायल चला सकता है। तो पिटिशन अलाउड होगी और मजिस्ट्रेट के पास केस चला गया। ये जी सेक्शन 28 क्लियर हो चुके हैं। आई होप आप सबको समझ आ चुकी होगी। मैंने अथॉरिटियाँ भी पेश की हैं, कोशिश की है उर्दू में भी आपको समझा सकूं। इंग्लिश में
ज़्यादा इसलिए नहीं समझाता क्योंकि स्टूडेंट बाद ऐसे हैं जिन बेचारों की इंग्लिश कमज़ोर है तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि उर्दू में समझाऊँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आसानी से समझा सके। आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन 29 ऑफेंसेस अंडर अदर लॉज। अदर लॉज के तहत कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं। क्लास 1 कहती है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एनी ऑफिसर any offence under any other law shall when any court is mentioned in this behalf in such law be tried by such court। इसका उर्दू करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 2 कहती है when no court is mentioned, हाँ इसकी ज़रूरत है। जहाँ पे कोई कोर्ट ही मेंशन नहीं होगी it may be tried by the high court or subject as aforesaid by any court constituted under this code by which such offence shown in the 8th column of the second schedule to be triable। तो हाई कोर्ट के पास जाया जाएगा या सेकंड शेड्यूल के 8th कॉलम में जो बताया गया होगा वो तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। आगे हम आते हैं सेक्शन 29 रिपील्ड हो चुका है। आगे सेक्शन 29B जुरिस्डिक्शन ऑफ द केस ऑफ जुवलाइन। जुवलाइन में जो बच्चे 15 ईयर्स से कम एज में कोई ऑफेंस कमिट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड जुवनाइन, यानी कि वो जुवलाइन के अंडर आते हैं। एनी ऑफेंस अदर दैन वन पनिशेबल विद डेथ और ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ committed by any person who at the date when he appears or is brought before the court is under the age of 15 years may be tried by a district magistrate, उसको district magistrate सुन सकता है, or by any magistrate specially empowered by the provincial government, या कोई magistrate सुन सकता है जिसको provincial government ने पावर दी गई हूँ to exercise the powers conferred by section 8 subsection 1 of the Reformatory School Act 1879 or in any area in which the said act is not applicable by any other law providing for the custody, trial or punishment of youthful offenders by any magistrate empowered by or under such laws to exercise all or any of the powers conferred thereof। यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी सुन सकता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत किसी और बंदे को भी, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट किया जा सकता है। और वो 1879 के तहत जो रिफॉर्मेटरी स्कूल है उसके सेक्शन 8 क्लास 1 के तहत भी कर सकता है। और अगर जहाँ समझा जाए कि वहाँ पे ये नहीं है तो वहाँ पर अगर कोई और लॉ आना चाहिए तो वो उस लॉ के तहत भी उसको कर सकता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है। सेक्शन 29B of the Code of Criminal Procedure neither creates a form of exclusive jurisdiction for a trial of juvenile offences, nor does it takes away the jurisdiction of a magistrate to try an offence under the Pakistan Penal Code। कोई आम मजिस्ट्रेट इसको नहीं सुन सकता है, इसको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुन सकता है। 30 PLD 96 लाहौर 85। आगे ट्रायल ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स। Magistrate not empowered is not competent as required by section 29B CRPC to try offences committed by juvenile offenders under 15 years of age। 30 PLD 1968 Lahore page number 87। However, section 29B of the Code of Criminal Procedure neither creates a form of exclusive jurisdiction of the trial of juvenile offences, nor does it look away the jurisdiction of a magistrate to try an offence under Pakistan Penal Code PLD 1974 Supreme Court page 46। नहीं जी, हमारा 29 सेक्शन भी क्लियर हो चुका है। सिंपल सा है, जुवेनाइल क्या है, बच्चे की एज 15 ईयर होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुन सकता है या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुन सकता है, रिफॉर्मेटरी स्कूल के तहत हो सकता है या उसके अलावा कोई अदर लाया है उसके तहत हो सकता है। इसमें कोई ऐसा बहाम वाली बात नहीं है। सेक्शन 30 ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ। ऐसे ऑफेंसेस जिनमें सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 28 एंड सेक्शन 28 और 29। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इन्वेस्ट एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विद टू ट्राई अ मजिस्ट्रेट ऑल ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ। तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक हुक्मनामा जारी किया हुआ है कि तमाम जो मजिस्ट्रेट हैं वो सेक्शन 28 और 29 के तहत किसी को सज़ाए मौत नहीं दे सकते। आगे सेक्शन 31
सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। क्लास 1A हाई कोर्ट में पास है एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। हाई कोर्ट के पास आला अदलिया कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है। क्लास 2 अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। एडिशनल सेशन जज और सेशन जज भी तमाम किस्म के अथॉरिटी रखते हैं, वो भी कोई भी हुक्मनामा जारी कर सकते हैं। बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। अगर एडिशनल सेशन जज या सेशन जज साहब ने किसी को सजाए मौत का हुक्मनामा जारी करना है तो उसको लिए पहले हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन लेनी होगी। आगे आ जाते हैं सेक्शन 32। सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, इनके 3 क्लासेज हैं, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। क्लास ए कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 साल की सज़ा दे सकता है, अरश और दमान की सज़ा भी दे सकता है, 45,000 फ़ाइन भी कर सकता है, और 3 साल की सज़ा में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी होती है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे सेक्शन 73 सेक्शन 74 में, कि जैसे हफ्से बेजा में यानी कि काल कोठरी में बंद करके रखना। आगे आ गया मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता, इंक्लूडिंग सच सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, थोड़ी सी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी दे सकता है, जो आगे जाके पढ़ेंगे सेक्शन 73 सेक्शन 74 में। आई थिंक हम ये क्वेश्चन भी कर चुके, नहीं अभी तक नहीं किया, सॉरी। एज इज़ ऑथराइज्ड बाय लॉ फाइन नॉट एक्सीडिंग 15,000, और 15,000 से ज़्यादा का जुर्माना नहीं कर सकता। कोर्स ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास, ही क्लास कहती है इसकी। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, 1 माह से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता। फाइन नॉट एक्सीडिंग 3,000 रुपीज़, और 3,000 से ज़्यादा का फ़ाइन नहीं कर सकता। लेकिन जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है वो ये है कि अब तमाम के तमाम मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो चुके हैं। क्लास 2 कहती है द कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट में पास एनी लॉफुल सेंटेंस कंबाइनिंग एनी ऑफ द सेंटेंस विच इट इज़ ऑथराइज्ड बाय लॉ टू पास। इनके पास हर किस्म के अख्तियारात हैं कि वो जो इन्हें कानून ने दिए गए हैं इनके तहत वो अमल कर सकते हैं। सेक्शन 33 पार्ट ऑफ मजिस्ट्रेट टू सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, किन कंडीशनों में मजिस्ट्रेट फ़ाइन करता है। आप देखते हैं कुछ केसेस होते हैं, वापडा के केसेस होते हैं, कुछ मजिस्ट्रेट को अख्तियार दिए गए होते हैं, उन्होंने बाज़ारों को चेक करना होता है, उनको भी आर्जी तौर पे मजिस्ट्रेट के अख्तियार होते हैं, वो वहाँ पे उन्हें फ़ाइन भी कर सकते हैं। फ़ाइन के साथ साथ सज़ा भी सुनाई जा सकती है अगर कोई हेनीस किस्म का, ज़्यादा किस्म का वो इलीगल काम कर रहे हो तो। क्लास ए कहती है द कोर्ट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट में अवार्ड such term of imprisonment in default of payment of fine as authorized by law in case of such default। अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट के तौर पे है तो मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट होता है वो उसको फ़ाइन कर सकता है। क्लास ए की क्या कहती है प्रोवाइडेड दैट द टर्म इज़ नॉट इन एक्सेस ऑफ द मजिस्ट्रेट पावर्स अंडर दिस कोड। मजिस्ट्रेट के पास इस कोड के तहत कोई पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पार बाद में बनी थी, पहले ये नहीं होती थी, लेकिन अब कानून को चलाना है, मामला को चलाना है, तो इसके लिए पार्ट एडिशनल पार्ट देनी पड़ती होती हैं, इसलिए। क्लास बी कहती है इन एनी केस डिसाइडेड बाय अ मजिस्ट्रेट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस the period of imprisonment awarded in default of payment of fine shall not exceeding 1/4 1/4 हिस्सा, यानी 100 रुपये अगर जुर्माना है तो 25 रुपये वो कर सकता है, of the period of imprisonment which such magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine। अगर वो imprisonment भी करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो उसके बदले भी वो फ़ाइन कर सकता है। क्लास 2 कहती है द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन में बी इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 32 सेक्शन के तहत इम्प्रिजनमेंट वो दे सकता है। सेक्शन 34 है हायर पावर्स ऑफ सर्टेन मजिस्ट्रेट। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 30 में, सेक्शन 30 होता है स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट।
pass any sentence authorized by law except a sentence of death or imprisonment for a term exceeding 7 years। 7 साल के ऊपर की सज़ा नहीं दे सकता और उसके अलावा बाकी तमाम और सज़ाए मौत नहीं दे सकता। उसके हट के बाकी तमाम किस्म के वो उसके पास जो उसे ला ने अख्तियार दिए हैं वो उनके तहत वर्क कर सकता है, सज़ा दे सकता है जो उसे यानी कि ला ने दिया हुआ है। सेक्शन 34 ओमिट हो चुका है। सेक्शन 35 सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वंस ट्रायल। सेवरल ऑफेंसेस, यहाँ पे ज़्यादा ऑफेंसेस हो, क्या उनका इकट्ठा ट्रायल हो सकता है? यस, हो सकता है। When a person is convicted at one trial of 2 or more offences, the court may, subject to the provision of Section 71 of Pakistan Penal Code, sentence him for such offences to the several punishment prescribed there, for which such court is competent to inflict such punishment, which consisting of the imprisonment to commence the one after the expiration of the other, in such order as the court may direct, unless the court directs that such punishment shall run concurrently। सिंपल सी बात वो ये कह रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा सज़ा बनती होगी, वन से एक ट्रायल हो, 2 ट्रायल हो, 2 से ज़्यादा हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों के ऊपर पता नहीं कितने कितने ट्रायल होते हैं, एक ही अदालत में होते हैं, जो सबसे ज़्यादा सज़ा बनती होगी वो दी जाएगी। क्लास 2 कहती है इन द केस ऑफ consecutive sentence it shall not be necessary for the court by reason only of the aggregate punishment। फिर वही बात आ गई, फॉर द सेवरल ऑफेंसेस बीइंग इन एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट विच इट इज़ कम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट ऑन कन्विक्शन ऑफ अ सिंगल ऑफेंस टू एंड द ऑफेंडर ऑफ ट्राइबल बिफोर हायर कोर्ट। सेम पीछे वाली बात कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट क्या करते हैं, ए मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट जो पीछे बात की है। इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 14 years इफ़ द केस, क्लास बी, if the case is tried by a magistrate, the aggregate punishment shall not exceed twice on amount of punishment which he is in exercise of his ordinary jurisdiction competent to inflict। सॉरी अजान हो रही है, माफ़ी चाहता हूँ। Class B, if the case is tried by a magistrate, the aggregate punishment shall not exceed twice। 2 मरतबा सज़ा नहीं दे सकता। The amount of punishment which he is in the exercise of his ordinary jurisdiction competent to inflict, जो भी उसकी jurisdiction के तहत होगा, यानी कि 2 मरतबा सज़ा नहीं दे सकता। हाँ, जो 1100 होगी वो दे सकता होगा। क्लास आगे है क्लास सी नहीं सॉरी क्लास 3 फॉर द पर्पज़ ऑफ appeal the aggregate of consecutive sentence passed under this section in case of conviction for several offences at one trial shall be deemed to be single sentence। यानी कि
तमाम में भी एक किस्म की वो सज़ात सुना सकता है। आगे हम आ जाते हैं जनाब नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 36 पे। Ordinary powers of magistrate all have the powers hereinafter respectively conferred upon them and specified in the third schedule. Such powers are called their ordinary power. जितने भी ordinary power हैं वो शेड्यूल में बताई गई हैं, वो मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। आगे सेक्शन 37 एडिशनल powers conferable on magistrate on the recommendation of the High Court की recommendation. The provincial government may, in addition to the ordinary powers, invest by any magistrate with any power specified in 4th schedule. 4th schedule के तहत हाई कोर्ट विद द परमिशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत कोई भी पावर्स जो 4th शेड्यूल में हैं वो मजिस्ट्रेट्स को दी जा सकती हैं। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सच पावर्स शैल बी कन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के तहत वो कर सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे अथोराइज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू इन्वेस्ट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम विद एनी ऑफ द पार्ट स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ कॉलम 4 शेड्यूल। कॉलम 4 शेड्यूल के पार्ट 2 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अथोराइज किया हुआ है कि मजिस्ट्रेट अपने सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है और सब ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट भी इसको कर सकता है। आ गया सेक्शन 39। आज हमने इस चैप्टर कंप्लीट करना है, बस सिर्फ पीछे 3 सेक्शन रह गए हैं। सेक्शन 39 मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। क्लास 1 कहती है इन कन्फरिंग पावर्स under this code the provincial government may be order empower person specially by name or in virtue of trial offence or classes official generally by the official trial होगा, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। क्लास 2 कहती है every such order shall take effect from the date on which it is communicated to the person is empowered, यानी कि जो तारीख ऑर्डर हुआ होगा वो ही समझा जाएगा। सेक्शन 40 कहता है पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड whenever any person holding an offence in the service of government who has been invested with any powers under this code throughout any local area is appointed to an equal or higher office of the same nature within a like local area under the same provincial government, he shall, unless the provincial government otherwise direct or has otherwise directed, exercise the same powers in the local area in which he is as appointed. provincial government इसको भी चाहे लोकल एरिया में अपॉइंट कर सकती है किसी खास मकसद के लिए, किसी खास केस के लिए। Section 41 withdrawal of powers. The provincial government may, on the recommendation of High Court, withdraw all or any powers conferred by it under the code or any provision or person or magistrate. प्रोविंशियल गवर्नमेंट हाई कोर्ट की मदद से किसी भी टाइम ये सारी पार्ट ख़त्म कर सकती हैं। लीजिए हमारा ये आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ, नमाज का टाइम हो जाता है। हमजा मजीद को जो ये अल्लाह एसोसिएशन की तरफ से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।